हेलो एवरीवन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, दैट इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो, अब तक हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम पढ़ चुके हैं। अब जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ये हमारे लिए एक नया वर्ड है, ऑप्टिकल। तो सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो देखो, अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स हैं, दो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हैं और उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, मेटल की लिगेंड के साथ कनेक्टिविटी सेम है, फिर उसमें डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस होगा कि वो जो उनका बिहेवियर है टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो अलग अलग होगा। तो हम लिखेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स आर द आइसोमर्स which have same molecular formula and same connectivity of ligand, same connectivity of ligand to metal, but have different behavior towards plane polarized light. अब हमारे लिए नया वर्ड है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये क्या मतलब है? ये बिहेवियर कैसे डिफरेंस होगा, इसको कैसे देखेंगे? तो देखो, एक्सपेरिमेंटली मैं आपको इसका सेटअप बताता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो, सबसे पहले एक सेटअप है हमारे पास, पोलरीमीटर के बेसिस पर हम चेक करते हैं कि कोई सब्सटेंस, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हमने लिया है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो उसके लिए एक मेथड होता है। सबसे पहले क्या लेते हैं, देखो, एक लाइट का सोर्स लेते हैं। अब जब कोई लाइट का सोर्स लिया तो उससे जो लाइट निकलेगी उसकी जो वेवलेंथ होगी वो हर डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगी, हर डायरेक्शन में चलेगी। ये इस तरह के लाइट सोर्स को हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट सोर्स, यानी कि अनपोलराइज्ड लाइट बोलेंगे इसको, इससे जो लाइट निकलेगी। फिर हम क्या करते हैं, फिर इसको एक पोलराइजर से पास करवाते हैं, इसको बोलेंगे पोलराइजर जैसे निकोल प्रिज्म, ये लाइट सोर्स है। इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा कि ये जितने हर डायरेक्शन के अंदर जो लाइट है, हर डायरेक्शन के अंदर जो लाइट ऑसिलेट कर रही है, लाइट की वेवलेंथ ऑसिलेट कर रही है, उसको क्या करेगा, ये एक डायरेक्शन वाली लाइट को तो पास होने देगा और बाकी को कट ऑफ कर देगा। यानी कि कुछ ऐसा होगा कि पोलराइजर से निकलने के बाद ये जो लाइट है, ये पोलराइजर से निकलने के बाद सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगी, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगी, एक ही डायरेक्शन में इसके वाइब्रेशन शो होंगे, ये इस तरह से। इस लाइट को बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब क्या हुआ, मेरे पास जो लाइट सोर्स जो हमें हर डायरेक्शन के अंदर लाइट दे रहा था, हर डायरेक्शन के अंदर उसकी जो लाइट की जो आपके पास वेवलेंथ थी वो ऑसिलेट कर रही थी, वाइब्रेट कर रही थी, अब वो सिर्फ एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी। अब क्या करते हैं, अब इसको पास करवाते हैं, ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है इसको पास करवाते हैं हमारे जो भी कंपाउंड है हमारे पास, हम ये चेक करना चाह रहे हैं ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, तो सैंपल से पास करवाते हैं। जब मैं इसको सैंपल से पास करवाऊंगा उसके बाद हमारे पास एक एनालाइजर होगा, जो एनालाइज करके बताएगा कि ये जो लाइट है, ये जो सैंपल है, इसने इस लाइट के प्लेन को रोटेट किया या एज इट इज रखा। अगर ये सैंपल, ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसको रोटेट नहीं करता, मतलब एज इट इज इसी प्लेन के अंदर रखता है, तो हम बोलेंगे ये जो सैंपल है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अगर ये क्या कर देता है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, जब इस सैंपल से गुजरने के बाद एनालाइजर हमें बताएगा कि अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट हो गई या तो राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट, यानी कि या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर ये रोटेट हो जाती है तो हम बोलेंगे ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स था ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर इसने राइट डायरेक्शन के अंदर घुमा दिया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो हम बोलेंगे ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी।
और अगर इसने लेफ्ट साइड के अंदर घुमाया यानी कि इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो हम इसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। अब इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर देखो क्या हुआ, अगर हमारे पास या तो प्लेन पोलराइज लाइट राइट डायरेक्शन में घूम गई यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम गई, या उसका प्लेन एंटी क्लॉकवाइज घुमा है क्लॉकवाइज, तो उस सिचुएशन के अंदर हम बोलेंगे कि ये जो सैंपल है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन ये सारी बात तो एक्सपेरिमेंटल है कि भाई एक्सपेरिमेंट करेंगे तब पता लगेगा कि डायरेक्शन, रोटेशन की डायरेक्शन क्या है, रोटेट हुई या नहीं हुई प्लेन पोलराइज लाइट। तो फिर थ्योरेटिकली यानी कि पेन और पेपर पे बोर्ड मार्कर से हम कैसे देखें किसी कंपाउंड को कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या चेक करना है, देखो उसके लिए सबसे पहले हमें चेक करना है प्लेन ऑफ सिमेट्री। सबसे पहले हमें चेक करना है प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक्सप्लेन करता हूं अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद चेक करना है हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। और फिर चेक करेंगे अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको हम लिखते हैं पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको मैं लिखूंगा सीओएस सेंटर ऑफ सिमेट्री, और इसको लिखते हैं डबल ए अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अगर मैं कोई भी कंपाउंड लेता हूं और उस कंपाउंड के अंदर ये तीनों पॉइंट यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर ये एब्सेंट आ जाते हैं, अगर ये आते हैं एब्सेंट, ध्यान देना एब्सेंट आते हैं, तो हम बोलेंगे जो कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स है वो ऑप्टिकली एब्सेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अगर ये इनमें से कोई भी एक प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया। अब बात करते हैं इंडिविजुअल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है। या हम क्या करें, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है या तो ये पॉइंट देखें, या हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है उसकी मिरर इमेज देखते हैं, उसकी देखेंगे मिरर इमेज। अगर वो जो मिरर इमेज है और जो कॉम्प्लेक्स है ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स और मिरर इमेज अगर सुपर इंपोजेबल है तो हम बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर नॉन सुपर इंपोजेबल है इनएक्टिव, और अगर नॉन सुपर इंपोजेबल है तो हम बोलेंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव। देखो नई नई टर्म है, सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन करेंगे तो हम इनका यूज बहुत कम से कम करेंगे, हम ट्रिक से जाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं होते क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है उसको अगर किसी भी इस एंगल से काट दो, किसी भी तरीके से काटो कि वो इक्वल हाफ में कट जाए। अगर वो इक्वल हाफ में कट गया तो हम बोलेंगे उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अदरवाइज प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जैसे वाटरमेलन है आपके पास, अगर सिमेट्रिकल वाटरमेलन है उसको आप नाइफ से काटते हो, जब नाइफ से काटोगे तो दो इक्वल पार्ट बन जाएंगे, मतलब जैसा पार्ट इधर वैसा पार्ट इधर, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट बन जाएंगे, तो हम बोलेंगे इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अदरवाइज प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट आपके पास, जैसे मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री को पहले अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं एक बार। प्लेन ऑफ सिमेट्री पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर लेते हैं। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करता हूं, जैसे मान लो कि मेरे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर अगर मैं मानता हूं कि ये सारे के सारे लिगेंड अलग अलग हैं, अगर ये सारे के सारे लिगेंड अलग अलग हैं तो इसको इक्वल हाफ में काटो, अगर ये इक्वल हाफ में कट गया तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अदरवाइज प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब ध्यान से देखना एक बात कि अगर मैं इसको इस तरीके से काटता हूं, ये स्लाइस कर इस तरीके से काटता हूं तो देखो काटता हुआ चला जाऊंगा, हर आइटम कट जाएगा, और जो इक्वल पार्ट बने वो क्या है, जो इक्वल पार्ट बने वो आपके पास देखो, जब इस तरह से काटा तो हर एक आइटम कट जाएगा, हर एक आइटम कटता चला गया और दो इक्वल हाफ में बट गया, तो इसका मतलब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है।
अगर इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो क्या होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर लेते हैं। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करूं तो देखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री के अंदर जैसा कि नाम से पता लग रहा है सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी कि कोई एक इमेजिनरी सेंटर चूज करेंगे और उस इमेजिनरी सेंटर के अंदर हम क्या करें कि उसके अंदर, जैसे मैं कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं, ये इमेजिनरी सेंटर मैंने चूज कर लिया। अगर ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर ये जो लिगेंड है, अगर मैं लिगेंड की पोजीशन 180 डिग्री पे घुमा देता हूं तो ओरिजिनल इमेज अगर आ जाए, ओरिजिनल कंपाउंड बन जाए, तो हम बोलेंगे इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। या कोई इमेजिनरी पॉइंट जहां से हम किसी भी डायरेक्शन में चलें तो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही दूरी पर चलने पर सेम लिगेंड मिले तो हम उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे इसके अंदर देखो, अगर मैं यहाँ पे कोई ए लिगेंड ले लेता हूं, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी। अगर मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं, इस डायरेक्शन में इतनी डिस्टेंस के बाद मेरे को ए मिला है, तो इससे अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली। अपोजिट डायरेक्शन में भी इतनी दूरी पर ए मिलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे बी मिला, इससे अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर बी मिला। इसका मतलब इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो ये डिफरेंस है सेंटर ऑफ सिमेट्री के अंदर और प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर। नेक्स्ट इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आई जिसके अंदर जो आपके पास कंपाउंड है वो 2 इक्वल हाफ में बढ़ जाए। कंपाउंड divided into 2 equal halves, 2 equal halves by bypassing an imaginary plane, bypassing an imaginary plane। तो हम बोलेंगे इसके अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री के अंदर हम क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री के अंदर हम लिखेंगे कि ये इमेजिनरी सेंटर है जहां से किसी भी डायरेक्शन में चलें और उससे अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर, उतनी दूरी पर चलने पर अगर हमें सेम लिगेंड मिलता है तो हम बोलेंगे इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अंदर क्या होता है, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि यहां पे हमारे पास क्या होगा, किसी भी एक एंगल से हम मॉलिक्यूल को घुमाएंगे, उसके बाद उसकी मिरर इमेज लेंगे और ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिल गया तो हम बोलेंगे अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इन सारी बातों पे नहीं जाना, ये हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, बस ये बताना जरूरी था इसलिए मैंने बता दिया। अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर पीओएस, जनरली पीओएस एंड सीओएस अगर ये एब्सेंट होते हैं तो जनरली अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट होगी। ठीक है, तो या तो इस मेथड से जाएं, इस मेथड से हम सारी चीजें चेक करें मॉलिक्यूल की और चेक करने के बाद बताएं कि ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन ये हमारे लिए थोड़ा टिपिकल हो जाता है, ज्यादा एक्टिव हो जाता है, सारी चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद मॉलिक्यूल को घुमा घुमा के देखेंगे, प्लेन पास करके देखेंगे, इमेजिनरी प्लेन पास करवाएंगे और उसके बाद बताएंगे। नेक्स्ट है, कोई भी कंपाउंड ले, उसके आगे मिरर लगा दे, शीशा लगा दे। शीशा लगाने के बाद उसकी जो इमेज बनेगी उस इमेज को उस ओरिजिनल मॉलिक्यूल के ऊपर सुपर इम्पोज करवाएं। अगर वो ढक गया, ये मॉलिक्यूल है और अगर इसकी इमेज लेके आया मैं और इसके ऊपर लगाई, अगर इस इमेज ने इसको कवर कर लिया बिल्कुल तो हम बोलेंगे सुपर इम्पोजेबल है। कवर नहीं कर पाई इमेज तो हम बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल है। और उसके बेसिस पे अगर सुपर इम्पोजेबल होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देता है तो ऑप्टिकली एक्टिव। तो हम सिंपल इसी मेथड से जाएंगे। हमारे सिलेबस के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जिसके अंदर हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखे हैं, उसके अंदर जितने भी हमारे पास कंपाउंड या जितने भी मैं बोलूं कॉम्बिनेशन बने थे लिगेंड के साथ मेटल के, उन सब के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी। अब ये तो एक बेसिक था, ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे होती है, ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब आपको क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना है और क्वेश्चन आए तो उसका आंसर कैसे देना है वो बात समझते हैं आप। देखो, तो ये तो एक हमारे पास क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट बात है अपने पास, नेक्स्ट में चलता हूं इसी के अंदर। अब हमारे सिलेबस के अंदर जो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हम इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे, जैसे हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर के अंदर डिस्कस किया था। बिल्कुल आसान है, पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी। ये सारी चीजें नई नई टर्म आ गई इसके अंदर, तो हम कैसे पता लगाएंगे, आपको एक ट्रिक बताई जाएगी और उससे आप बहुत अच्छे से फाइंड कर सकते हो कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो देखो, सबसे पहले मैं लेके चलता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 4।
कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के दो केस आपको अच्छे से पता है, या तो होगा टेट्राहेड्रल या होगा स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के अंदर मैंने बताया था टेट्राहेड्रल के अंदर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनता क्योंकि सारी पोजीशन इक्विवेलेंट होती हैं। तो हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर सिर्फ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का जीआई पढ़ा था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़े थे। लेकिन इसके अंदर होगा उल्टा। कैसे? टेट्राहेड्रल के अंदर तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ेंगे और स्क्वायर प्लेनर के अंदर ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं 0। अगर हमारे पास इफ ऑल ligands are यूनिमोलिकुलर। देखो सबसे पहले इसी को खत्म कर लेते हैं। अगर मेरे पास सारे के सारे मोनोडेंटेड लिगेंड हैं तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आपको पता है मेटल, और ये सारे के सारे लिगेंड ये मैंने लगा, चाहे ये सेम है डिफरेंट है कोई लेना देना नहीं है, स्क्वायर प्लेनर है यूनिडेंटेड लिगेंड लगे हुए हैं तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये वाला प्लेन, ये बोर्ड वाला प्लेन अगर मैं इस तरह से कट करते जाऊंगा तो ये इमेजिनरी प्लेन इस मॉलिक्यूल को तो इक्वल हाफ में बांट देगा। अगर इक्वल हाफ में बांट देगा तो इसके अंदर क्या होगी? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी खत्म। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर स्क्वायर प्लेनर फिनिश कि वो ऑप्टिकली क्या होंगे? इनएक्टिव होंगे सारे के सारे मॉलिक्यूल। नेक्स्ट बात कर रहे थे हम टेट्राहेड्रल की। अगर टेट्राहेड्रल की बात करूं तो देखो टेट्राहेड्रल के अंदर आपको पता है इस तरह की ज्योमेट्री होगी, मेटल, ये लिगेंड लगा हुआ, ये लिगेंड इस तरह से होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं इसको मैं एक प्लेन के अंदर मान लेता हूं तो ये अबव दी प्लेन और ये बिलो दी प्लेन हो जाएगा, ये हो गया बिलो दी प्लेन, ये वाली ज्योमेट्री होगी। टेट्राहेड्रल के अंदर सिर्फ दो ही केसेस के अंदर ऑप्टिकल आइसोमर मिलते हैं। जब पहला केस तो जब सारे के सारे यूनिडेंटेड लिगेंड लगे हों और सारे के सारे लिगेंड अलग अलग हो। तो पहला केस तो ये हो गया टेट्राहेड्रल के अंदर। पहला केस कौन सा बताया मैंने? एक तो आपके पास मेटल हो और उसके साथ लगे हुए चारों के चारों लिगेंड अलग अलग हो। चेक कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, चेक करेंगे। ये मेटल हो गया, ये ए, ये मैंने बनाया बी, ये मैंने बनाया सी, ये मैंने बनाया डी, यही है टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल की हमने क्या बनाया? कॉम्प्लेक्स को, कंपाउंड को बना लिया, उसके अंदर जो अलग अलग लिगेंड थे वो सारे लिगेंड लगाए। अब क्या करते हैं, आप किसी भी मेथड से जा सकते हो। जैसे मैंने इस साइड लिखे थे प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। पहला तरीका आती है। दूसरा तरीका, सर मेरे को तो समझ में नहीं आया ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करनी है। तो आप सिंपल जाओ ना, आप इसके अंदर क्या करो, इसके आगे मिरर लगाओ, शीशा लगाओ इसके आगे। जब आप इसके सामने आप मिरर लगाते हो तो आप देखोगे कि इसकी इमेज कुछ इस तरह से बन के आएगी। कैसे? ए तो अपनी जगह पे दिखेगा, ये सी भी ऐसे ही दिखेगा इस तरह से, और ये जो बी है, ये बी है, ये पीछे चला जाएगा इस तरह से बी, और ये डी है, ये आगे आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास हमने क्या लगाया? मिरर। ये मेरे पास कंपाउंड था और ये उसकी मिरर इमेज। अब इसको उठाता हूं यहां से, और उठाने के बाद इसके ऊपर सुपर इंपोज करो, इसके ऊपर लेके जाओ। अगर इसके ऊपर लेके जाते हैं तो आपको मिलेगा कि ए को तो ये ढक लेगा, जैसे मैंने इसके ऊपर लगाया, ए को ये ढक लेगा, सी को सी भी ढक लेगा, लेकिन डी के ऊपर तो बी आ गया, और इस बी के ऊपर कौन आ गया? डी। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो मिरर इमेज बनी ये कैसी है? नॉन सुपर इंपोजेबल। नॉन सुपर इंपोजेबल। अगर ये नॉन सुपर इंपोजेबल है, अपने ओरिजिनल मॉलिक्यूल को नहीं ढक पा रही, एज इट इज नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर पूछूं ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने, आप बोलोगे 0 है सर, सारी पोजीशन इक्विवेलेंट है। हम जो आपके पास मेटल और लिगेंड की कनेक्टिविटी है उसके अंदर रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0। ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए? 1। ये ऑप्टिकल आइसोमर है, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज दे रहा है, तो ये क्या होगा? ऑप्टिकली। ये कहानी थी टेट्राहेड्रल की। जब आपके पास हमने पहला केस लिया MABCD, इसके अलावा कोई और केस लेते हो यूनिडेंटेड लिगेंड के साथ, ABCD मैंने यूनिडेंटेड लिगेंड मान रखे हैं, तो कोई भी केस लेते हो सबके अंदर ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेगा। आप चाहे चेक कर लेना
किसी भी केस के अंदर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करें सेकंड इसका जो केस है, किसका, टेट्राहेड्रल की बात कर रहा हूं मैं, टेट्राहेड्रल लेके चल रहा हूं अभी। पहला केस हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद मैं सेकंड केस डिस्कस करता हूं कि मेरे पास टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है MAB2 टाइप, मतलब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड के केस में। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, जैसे मैं देखू इसके अंदर इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। इसके अंदर AB लगा हुआ है, मतलब A ये रहा, B ये रहा, ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। अब एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ये हमें दिख रहा है ऐसे अपोजिट है, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट क्यों नहीं है, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है, 109 डिग्री का, 108 डिग्री का 180 डिग्री का एंगल नहीं है, 109 डिग्री का एंगल। अब मैं क्या करता हूं, जैसे ये हमारे पास, अगर इसके अंदर मैं क्या करूं, मिरर लगा दूं। जब हम मिरर लगाएंगे तो देखो क्या होगा, मिरर लगाएंगे तो ये रहा मेटल, ये मैंने 4 पोजीशन बना ली। अब मेरे पास ये वाला जो AB है, ये तो मेरे को ऐसा दिखेगा, B यहां पे, B यहां पे और A यहां पे, इस तरह से। और अगर ये देखूं तो ये पीछे चला जाएगा इस तरह से, A और B इस तरह से दिखेगा। तो ये अगर इसके ऊपर सुपर इम्पोज करवाता हूं तो इम्पोज नहीं होगी मिरर इमेज। अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल नहीं है, ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव। तो टेट्राहेड्रल के अंदर ये 2 ही केस थे जो हमने डिस्कस कर लिए, और आप बाकी कोई भी केस बनाना और उस पर चेक कर लेना, वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेगा, यही ऑप्टिकली एक्टिव मिलेंगे। इसका एग्जांपल है जैसे निकिल ग्लाइसिन 2। अब ये ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन, ये एग्जांपल ग्लाइसिन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है अपने पास। अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो आपको पता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसी होती है, ज्योमेट्री कैसी होती है। तो ये बीच में मेटल लगा होगा और इस तरह से लिगेंड लगे होंगे 6, जिनमें से जो 4 लिगेंड है वो तो एक प्लेन के अंदर होंगे, एक अबव द प्लेन और दूसरा बिलो द प्लेन। अब देखो बात ये आती है कि जैसे हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाए थे हमने, और उसके अंदर जितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने उन सब स्ट्रक्चर के अंदर अब हमें चेक करना है क्या इसका ऑप्टिकल आइसोमर है या नहीं है। तरीके वही, सबसे पहले POS, COS या अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखेंगे। इस मेथड से नहीं जाएंगे तो सुपरइम्पोजिशन, मिरर इमेज देखेंगे, और इनके केस में ये सारी चीजें निकालना टिपिकल हो जाता है, इमेजिन करना टिपिकल हो जाता है। तो उसके लिए हमें ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। देखो कैसे, मैं सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं कि मेरे पास एक मेटल है और उसके साथ 6 लिगेंड लगे हुए हैं, 6 के 6 सेम है, यूनिडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, मतलब एक ही डोनर साइट है। अब इसके अंदर देखिए स्ट्रक्चर बनाऊं इसकी, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी। ये रहा मेटल, जो ऊपर वाली है बिल्कुल एकदम सेम ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, और उसके साथ 6 लिगेंड लगे होंगे इस तरह से, 6 लिगेंड इस तरह से लगे होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर देखते ही मेरे को पता चल रहा है कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, POS प्रेजेंट है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब इसके अंदर देखो मेरे को कैसे पता लगा कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो हम एक मॉडल के थ्रू देखते हैं इसको। ये मेरे पास एक मॉडल है, ये मेरे पास मॉडल है जिसके अंदर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मेरे को दिख रही है कि ये 4 एटम, ये इसी तरह की स्ट्रक्चर है, 4 एटम एक प्लेन के अंदर है, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। अब इसके अंदर देखो मैं ये प्लेन, इस प्लेन से जाता हूं, इस प्लेन से काटता हूं इसको। अगर मैं इस प्लेन से काटूंगा तो ये चारों तो कट जाएंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला दो इक्वल हाफ में कट गए, क्योंकि दोनों सेम एटम है, ऊपर भी है नीचे भी है, इक्वल हाफ में कट गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो आगे कुछ चेक करना ही नहीं हमें, इसके अंदर ये कैसा होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। वैसे इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। अगर इसको मैं इमेजिनरी सेंटर मानता हूं तो अगर ये मैं जेड डायरेक्शन मान लूं, जेड डायरेक्शन के अंदर जितनी डिस्टेंस पे मेरे को ए मिलेगा, माइनस जेड के अंदर भी उतनी डिस्टेंस पे मेरे को ए मिलने वाला है, ऐसे ही एक्स में और ऐसे ही वाई में। तो ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है हम इसकी मिरर इमेज बनाएं, और जो मिरर इमेज बनाएंगे वो भी इसी तरह की आएगी। कैसी आएगी देखो एक बार, अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाता हूं, इसकी मिरर इमेज बनाता हूं तो मिरर इमेज भी कुछ ऐसी आएगी। अब ये वाले दोनों ए यहां पे आ जाएंगे, ये वाले दोनों ए पीछे चले जाएंगे,
और एक ऊपर और एक नीचे एज इट इज, सेम स्ट्रक्चर आ गई, यानी कि सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। अगर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब बात करते हैं कि सर ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन थे, MA5B था, उसके बाद MA4B2 था, MA4BC था, जितने हमने सारे कॉम्बिनेशन बनाए थे, तो सब में चेक करेंगे तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो गया, प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई ना कोई गलती कर देंगे। तो हम एक इसके अंदर एक थंब रूल है हमारा, ट्रिक है, उस ट्रिक से जाते हैं। देखो ट्रिक क्या है, मैं ट्रिक लिख रहा हूं यहाँ पे, ट्रिक क्या है। MA6 था, MA6 के अगर मैं पेयर बनाता अलग अलग करके, तो देखो इस तरह से पेयर बनते, 6A थे मेरे पास, एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, तीसरा पेयर ये हो गया। अब इसके अंदर ये 3 पेयर बने। अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए हम जो पेयर बनाते हैं वो पेयर बना लेंगे सबसे पहले। पेयर बनाने के बाद हम चेक करेंगे क्या ये जो कॉम्बिनेशन बना, इस कॉम्बिनेशन के अंदर अगर इस तरह से कोई लिगेंड प्रेजेंट हो, ऐसा पेयर आपको दिख जाए, ऑक्टाहेड्रल मोनोडेंटेड की बात कर रहा हूं, ऑक्टाहेड्रल मोनोडेंटेड लिगेंड लगे हुए हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड अटैच हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड अटैच हैं, उस केस की बात कर रहा हूं। ये ट्रिक वही उसी जगह पे काम आएगी। ए है, ए ऐसा दिख जाए, या दो कॉम्बिनेशन या दो ग्रुप सेम दिख जाए आपको। क्या बोला मैंने, या तो ए दिख जाए इस तरह से, दो ग्रुप सेम हो और एक कॉम्बिनेशन के अंदर, एक ग्रुप के अंदर आ रहे हो, एक पेयर के अंदर आ रहे हो, या दो पेयर ऐसे हो जो एक कॉम्बिनेशन के अंदर सेम हो। ये कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर अगर दो पेयर सेम है तो हम बोलेंगे, सीधा डायरेक्ट देखते ही बता देना इस ट्रिक से कि ये जो आपके पास ये कॉम्बिनेशन है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बात समझ में आई। अब इसी के बेसिस पे देखो हम करके देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं दूसरा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैंने ले लिया कि मेरे पास एक कॉम्बिनेशन है MA3BC और D, MA3BCD, ये कॉम्बिनेशन मैंने ले ली। अब इसके अंदर 3 मोनोडेंटेड लिगेंड एक जैसे, एक अलग, 3 अलग अलग है। अब सबसे पहले इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएंगे तो देखो कितने बनेंगे। अगर मैं देखता हूं कॉम्बिनेशन बनाता हूं AAABCD, उसके बाद मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जो लास्ट वाला पेयर बना उसको रिप्लेस करेंगे सेकंड वाले से और थर्ड वाले से, और कॉम्बिनेशन बनाते जाएंगे। अब इसके अंदर देखो मैं D को रिप्लेस करता हूं एक बार, जब D को रिप्लेस करूंगा तो ये वाला पेयर तो एज इट इज AA, जब D को रिप्लेस किया तो D रिप्लेस हो सकता है A से और B से, तो हम दोनों से करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं B से करता हूं, ये हो जाएगा AD, B आगे चला गया BC। अब मैं इसी को रिप्लेस करता हूं, किसको, इस D को ही इस A से रिप्लेस करता हूं। अगर D को मैं A से रिप्लेस करूंगा तो यहां से बनेगा B और D और AC, D को मैंने रिप्लेस कर दिया इससे। अब मैं क्या करता हूं, D को रिप्लेस करता हूं इस वाले से, यानी कि ये वाला एज इट इज AB, ठीक है। D को रिप्लेस करूंगा तो AD और ये A उस साइड जाएगा तो AC, ये कॉम्बिनेशन बना। अब ये कॉम्बिनेशन तो हमने D के साथ बनाया, अब मैं सेम कॉम्बिनेशन C के साथ बनाता हूं। अगर मैं सेम कॉम्बिनेशन C के साथ बनाऊंगा तो देखो क्या होगा, अब हम बनाएंगे C के साथ कॉम्बिनेशन, ध्यान देना एक बार। अगर C के साथ कॉम्बिनेशन बनाता हूं तो सबसे पहले इसके साथ, तो ये वाला एज इट इज AA, ये हो जाएगा आपके पास AC और BD, ठीक है। उसके बाद C का कॉम्बिनेशन, पहले मैंने B के साथ रिप्लेस किया इसको, अब मैं A के साथ रिप्लेस करता हूं, तो पहले वाला तो सेम, A के साथ रिप्लेस करूंगा किसको, C को, तो ये हो जाएगा BC और ये हो जाएगा AD, कर दिया। अब इस C को रिप्लेस करेंगे इस A के साथ, तो ये हो जाएगा AC, ये एज इट इज AB और ये हो जाएगा AD, ये कॉम्बिनेशन बने। अब इनमें से जो कॉमन है वो काट देते हैं हम, और तब देखते हैं इतने ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रेजेंट है। तो देखो कितने कॉमन है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं AAABCD, 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 कोई नहीं मिला तो ये अलग है सबसे। अब ये बात करता हूं AAADBC, 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 ये मिल गया।
अब इसके अंदर और नहीं मिला, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं, ए ए बी डी ए सी, ठीक है, ए ए बी डी ए सी, ये भी गया, ठीक है, ये नहीं गया। अब इस पे आते हैं, देखो ये ए डी ए बी ए सी, ए डी ए बी ए सी, ये भी गया। मतलब 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बने अपने पास, 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब कितने जीआई हो गए, 4 जीआई हो गए, 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रेजेंट है। अब इन 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर की आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, जो मैंने पहले तरीका बनाया था कि एक मेटल लेंगे, अब ए के अपोजिट में ए रख देना, ठीक है, ऐसे ही करना, ए के अपोजिट में सी बी रख देना और सी के अपोजिट में डी रख देना। इस तरह से हम स्ट्रक्चर बना लेंगे। एक मेथड तो है हम ये चारों स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद उनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी देखें। ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे देखनी है, एक सुपर इंपोजेबल अगर मिरर इमेज देता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, नॉन सुपर इंपोजेबल देता है तो ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन उसके लिए सारी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, सारी पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी। मैं सीधा इसके अंदर अप्लाई करता हूं, क्या ट्रिक अप्लाई करता हूं कि देखो अगर ए आ जाए, यानी कि कॉम्बिनेशन के अंदर जो ग्रुप है उसके अंदर दोनों लिगेंड सेम आ जाए, या एक कॉम्बिनेशन के अंदर 2 ग्रुप सेम आ जाए, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो अब देखो पहले कॉम्बिनेशन की बात करता हूं। पहले कॉम्बिनेशन के अंदर ए आ गया तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। इसमें भी ए आ गया तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। ये 4 जीआई है, मैं इसको नीचे लिख देता हूं, इसके 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हैं, 4 जीआई पॉसिबल हैं इस वाले कॉम्प्लेक्स के। अच्छा, अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर भी ए आ गया तो ये भी क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ना तो ए है ना 2 ग्रुप सेम है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो 4 कॉम्बिनेशन बने थे, उनमें से एक कॉम्बिनेशन कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, इसके ऑप्टिकल आइसोमर प्रेजेंट होगा, इसकी जो मिरर इमेज होगी वो कैसी होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो इसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी, इन सब की मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल होगी। अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया वो क्या पढ़ाया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर मोनोडेंटेड लिगेंड का केस, सेम केस ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना, उसके बाद ट्रिक से फाइंड कर लेना। अगर स्ट्रक्चर से बताना है तो स्ट्रक्चर, सबकी स्ट्रक्चर बनाएंगे अलग अलग, इन सब की अलग अलग स्ट्रक्चर बनाना, और अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या करना, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसके नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देखना, या आप पीओएस चेक करना, सीओएस चेक करना। ट्रिक से जाओगे इजी हो जाएगा। और इसमें मैंने झट से बता दिए कि 4 जीआई है और एक ऑप्टिकल आइसोमर प्रेजेंट है। ये कहानी है किसकी, MA3BCD की। तो इस तरह से मोनोडेंटेड लिगेंड के लिए आप सारे केस कर सकते हो। मैं बाइडेंटेड लिगेंड बताने जा रहा हूं, और बाइडेंटेड लिगेंड के भी वो केस जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, पहले सिमेट्रिकल के साथ फिर अनसिमेट्रिकल के साथ, लेकिन वो कॉम्बिनेशन अगर आपको एक कॉम्बिनेशन से बताना आ गया तो हर कॉम्बिनेशन से आप बता सकते हो। तो वो सारी चीजें डिटेल डिस्कशन करने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और वो हमारे काम का भी नहीं है। तो मैं सबसे पहले ले रहा हूं बाइडेंटेड का केस, मतलब अगर लिगेंड बाइडेंटेड हो। बाइडेंटेड के अंदर पहला केस, अगर MAA3 टाइप, इस टाइप का अगर लिगेंड होगा, अगर इस टाइप का लिगेंड होगा, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि मेरे साथ है कोबाल्ट EN थ्राइस 3 पॉजिटिव। अब इसके अंदर देखो, आपको पता है कि कोबाल्ट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाई इस तरह से। अब इसके अंदर मैं EN को कैसे लगा सकता हूं, देखो EN एक बाइडेंटेड लिगेंड है और सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। आपको पता है EN क्या होता है, EN होता है हमारे पास CH2 NH2 NH2, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। इस तरह से ये मेटल को अपने नॉन पेयर डोनेट करता है। अब इसके अंदर देखो EN से, मैं इसको EN से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, EN से इस तरह से। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये नाइट्रोजन डोनर आइटम है तो नाइट्रोजन और इस तरह से आप ऐसे कर सकते हो। मैंने इसको ऐसे कर दिया EN, एक मैंने यहां लगा दिया EN और एक मैंने यहां लगा दिया EN, ठीक है। एक तो ये हो गया।
अब इसके अंदर देखो, अगर मैं इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना चाहता हूं तो मैं क्या करूं, यहां पे मिरर लगा दूं। जब मैं यहां पे मिरर लगाऊंगा तो मेरे को कैसा दिखेगा ये कम्प्लेक्स, ऐसा दिखेगा। देखो ये वाला जो लिगेंड है ईएन है, ये आगे आ चुका होगा, ये पीछे है तो ये आगे आ चुका होगा मिरर के अंदर, तो ये यहां पे दिखेगा। ये भी पीछे है तो ये आगे आ चुका होगा ईएन, और ये आगे था ये पीछे जा चुका होगा यानी कि ईएन, इस तरह से। तो ये मिरर है और ये इसकी मिरर इमेज है। अब इस इमेज को उठाओ और इसके ऊपर लेके जाओ। जब मिरर को आप लेके इसके इमेज को इस ओरिजिनल कंपाउंड के ऊपर लेके जाओगे, स्ट्रक्चर के ऊपर, तो आप देखोगे कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। कैसी मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये इमेज ओरिजिनल मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को नहीं ढक रही है, तो इसका मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। और अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। नेक्स्ट केस की बात कर लेता हूं मैं। नेक्स्ट केस अपने पास, काफी दिन हो गए ना इसको चले, आइसोमेरिज्म को चले, आज खत्म कर देंगे इसको। नेक्स्ट टाइप पे फिर हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे। नेक्स्ट मेरे पास है सेकेंड टाइप, MAA2B2 टाइप। मतलब दो सिमेट्रिकल लिगेंड लगे होंगे और दो यूनिडेंटेड लिगेंड। या मैं बात करूं MAA2BC टाइप, जिसके अंदर यूनिडेंटेड लिगेंड अलग अलग है, तो दोनों के अंदर सेम ही बनेगा केस। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले मैं इसके साथ एक एग्जांपल के साथ बात करता हूं आपके साथ, कि मेरे पास है कोबाल्ट En2Cl2 और ये हो गया प्लस। ठीक है, इस एग्जांपल, ये एग्जांपल इसी टाइप का MAA2B2 टाइप। अब इसके अंदर देखो, इसकी स्ट्रक्चर बनाओ आप। सबसे पहले मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखो इस तरह से। जब मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो एक स्ट्रक्चर मैं बना सकता हूं, EN को मैं यहां रखूं, EN को मैं यहां रखूं, एक Cl को यहां पे, एक Cl को यहां पे। इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे, आप कौन सी फॉर्म है, एसिस फॉर्म या ट्रांसफॉर्म? ये ट्रांसफॉर्म है। कैसे पता लगा, अपोजिट जो लिगेंड है, सेम लिगेंड, वो अपोजिट डायरेक्शन में है, 180 डिग्री का एंगल। अब इसकी मिरर इमेज देखते हैं। देखो अगर मैं इसकी मिरर इमेज देखूंगा तो मेरे को ये कोबाल्ट रहा, ये EN रहा और ये रहा EN। ये वाला EN यहाँ पे दिखेगा, ये वाला पीछे दिखेगा, Cl ऊपर दिखेगा, Cl नीचे दिखेगा, सेम है। अगर इसको उठा के इसके ऊपर इंपोज करता हूं तो क्या होगा, सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज दिखेगी। सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। इसका मतलब ये कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट मैं केस ले लेता हूं जो हमारे पास, ये तो ट्रांस का केस हुआ। अगर मैं सिस की बात करूं तो सिस के अंदर क्या हो जाएगा, CO इस तरह से आ गया। ठीक है, सिस के अंदर क्या होता है, जो लिगेंड होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं, एडजेसेंट होते हैं। यानी कि मैं बोलूं सेम लिगेंड एडजेसेंट, ये रहा EN, एक EN मैंने यहां पे लगा दिया और यहां पे मैं लगा देता हूं Cl, यहां पे मैं लगा देता हूं Cl। अगर मैं इसकी मिरर इमेज देखता हूं, इसकी मिरर इमेज देखूंगा तो क्या दिखेगा मेरे को, ये रहा कोबाल्ट, इसके अंदर देखो ये वाला Cl है, ये तो आगे दिखेगा यहाँ पे Cl, ये ऊपर ही दिखेगा। और मेरे पास अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पीछे ही आगे आ जाएगा, EN यहाँ पे दिखेगा और एक EN यहाँ पे दिखेगा। अब इसके अंदर देखो, अगर इसको उठाओ और इसके ऊपर सुपर इंपोज करवाते हो तो क्या सुपर इंपोज हो जाएगा, नहीं होगा। सुपर इंपोज नहीं होगा तो कैसी होगी, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होगी। ये होगा नॉन सुपर इंपोजेबल, नॉन सुपर इंपोजेबल। इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। और ये कौन सी फॉर्म थी, सिस फॉर्म थी। एंड जो सेम लिगेंड है वो एडजेसेंट थे, उनके बीच में एंगल कितना था, 90 डिग्री। तो ये केस हो गया। नेक्स्ट और लास्ट केस जो हम इसमें डिस्कस करेंगे बस, वो है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। लास्ट केस है मेरे पास। अगर मैं बात करूं मेटल, थर्ड केस, थर्ड टाइप की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं मेटल और इसके साथ मेरे साथ लगा हुआ है MAA सिमेट्रिकल लिगेंड, एक तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, और उसके साथ लगा है A2B2 टाइप।
अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं तो इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं CO, इसके साथ एक ईन ले लेंगे और NH3 ट्वाइस Cl2 और इसके ऊपर चार्ज +1। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं। देखो, अगर इसको देखूं तो इसके भी 2 सिस ट्रांस बनेंगे। अगर सिस ट्रांस बनेंगे तो सबसे पहले ये रहा कोबाल्ट। ठीक है, इसके अंदर मैंने लगा लिया ईन, ये मैंने लगाया ईन। ठीक है, 2 अमोनिया है, अगर मैं इनको अपोजिट रख दूं NH3 NH3, ये हो गया Cl और ये हो गया आपके पास Cl। अब इसकी आप मिरर इमेज बनाओ। जब इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो आपको मिलेगा, ये रहा कोबाल्ट, Cl इधर दिखेगा, ये वाला Cl भी इधर दिखेगा, अमोनिया ऊपर दिखेगा, ये वाला अमोनिया नीचे दिखेगा और En इस तरह से दिखेगा। अब इसके अंदर अगर इसको उठा के इसके ऊपर सुपर इम्पोज करवाते हो तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आएगी। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, इसका मतलब ये कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट केस बन सकता है इसके अंदर कि मैं क्या करूं, कोबाल्ट ईन और इसके अंदर ये हमारे पास जो अमोनिया है, इसको अमोनिया को इधर रखूं और इसके साथ में ले आऊं Cl नीचे, और एक अमोनिया हमारे पास ये हो गया और एक Cl ये हो गया। अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो मिरर लगाते हैं। जब मिरर लगाएंगे तो इसकी इमेज भी कैसे आने वाली है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। कैसे, ये Cl इधर दिखेगा, ये NH3 यहां पे दिखेगा मेरे को, ऊपर NH3 नीचे Cl और ये हो गया ईन। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, नॉन सुपर इम्पोजेबल, मतलब ये भी कैसा हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो ये था हमारे पास आइसोमेरिज्म। जो मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर डिस्कस किए हैं वो वही डिस्कस किए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन सकते हैं, सेम आपको इसी तरीके से जाना है। स्ट्रक्चर बनानी है, स्ट्रक्चर बनाने के बाद मिरर लगाना है, मिरर लगाने के बाद नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आई तो ऑप्टिकली एक्टिव, और अगर सुपर इम्पोजेबल आ गई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसी तरह से हम करेंगे। इसी के साथ आइसोमेरिज्म खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम पे हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। पहले वर्नर थ्योरी, VBT एंड देन CFT।